Hello friends, welcome to our channel. This is Manish Shrivastava and this is lecture number 2. पहला लेक्चर मैं लास्ट क्लास में कवर कर चुका हूँ। जिन्होंने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है वो इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर देखें, उसके बाद ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने इंडिया के कुछ इंट्रोडक्शनरी पार्ट को कवर किया था। इस लेक्चर में मैं आगे की बात करूँगा। इसमें सबसे पहले बात करें तो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिनको नेबरिंग कंट्रीज बोला जाता है। तो कि जैसा आप मैप पे देख पा रहे हैं, हमारी सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ, जिस जो है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन के साथ है, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल है आपका 1751 किलोमीटर। फिर म्यांमार है 1643 किलोमीटर। भूटान है 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान का छोटा सा भाग जो है भारतीय सीमा को छूता है, जो कि 106 किलोमीटर है। इसमें आप मैप में देख पा रहे होंगे, इस तरफ नीचे साइड यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ये जितने भी हरे रंग से जो देश दिख रहे हैं ये हमारे पड़ोसी देश हैं। जिसमें श्रीलंका जो है वो सीमांत नहीं है, हमारी किसी भूमि को नहीं छूता है, लेकिन जल सीमा से वो हमारा पड़ोसी देश कहलाता है। इसके अलावा रेड क्लिफ लाइन यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। रेड क्लिफ रेखा जो कहलाती है, ये भारत और पाकिस्तान इसके बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और चीन को मैकमोहन कहा जाता है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को दुरंड रेखा कहा जाता है, दुरंड लाइन कहा जाता है। इस तरफ जो अभी पाकिस्तान ने कुछ भाग जो है कश्मीर का कब्जा करके रखा है, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, उस पे जो सीमा आती है यहाँ पे मैप पे दिख रहा होगा, उसको एलओसी कहा जाता है। लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, भारत के अंदर ये पूरा नक्शा आता है, लेकिन वो कब्जा किया हुआ भाग है। जो आज़ादी के समय जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसमें राजा हरि सिंह ने पूरा कश्मीर भारत के साथ जुड़ने का फैसला लिया था, इसलिए आज भी नक्शा हमारा पूरा बनाया जाता है। लेकिन कश्मीर ने उस पे कश्मीर के कुछ भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ऐसे ही एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, अभी आप बहुत न्यूज़ में सुन रहे होंगे भारत चीन विवाद में, तो 1962 के युद्ध के बाद चीन ने भी भारत का कुछ भाग जो है कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद जो ये सीमा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सीमा नहीं मानी जाती है, लेकिन ये जो है कब्जा की हुई सीमा है अक्साई चीन वाला भाग, इसको एलएसी कहा जाता है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये भारत के अलग अलग पड़ोसी देश हैं और उनसे लगने वाली सीमाएं हैं। ये आपको कई बार जो है घटते क्रम में बढ़ते क्रम में पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ उसी क्रम में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ अच्छे से इस चीज़ को देखेंगे। इसके बाद आगे बात करें तो भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वो इन देश को छूते हैं, तो कुल 16 राज्य ऐसे हो जाते हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आते हैं, मतलब वो किसी ना किसी देश को छूते हैं। जैसे बांग्लादेश को छूने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन को छूने वाले हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और पहले जम्मू कश्मीर भी छूता था, लेकिन जब अगस्त में दो 370 धारा हटा दी गई तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब वो जो वाला भाग है उसको लद्दाख छूता है, तो यहाँ पे लद्दाख लिखा हुआ है कि लद्दाख भी चीन को छूता है। इसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को गुजरात छूता है, राजस्थान छूता है, पंजाब छूता है। जम्मू कश्मीर अब यूटी बन गया है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो मैंने उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड छूता है, उत्तर प्रदेश छूता है, पश्चिम बंगाल छूता है और सिक्किम छूता है। इसके बाद म्यांमार को मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश छूता है। भूटान की बात करें तो भूटान को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश छूता है। अफगानिस्तान को पहले जम्मू कश्मीर राज्य छूता था, अब राज्य नहीं रहा तो वो अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा उतनी बढ़ा दी गई है, तो लद्दाख उसको छूता है। तो ये जो है, अगर आप इन राज्यों को देखेंगे तो कई जगहों पे दो राज्य आ जाते हैं, जैसे बांग्लादेश में भी पश्चिम बंगाल है, और आप भूटान में भी देखेंगे तो भूटान को भी पश्चिम बंगाल छूता है। तो इन सब राज्यों को एक ही बार आप जोड़ेंगे तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपको 16 राज्य मिलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत में आने वाले जो राज्य हैं वो 16 राज्य हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद हमने पिछले लेक्चर में जो है मैंने पढ़ाया था आपको तटीय राज्य। जिनने भी लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ उस लेक्चर को देखें, तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से और भी समझ में आएगा। और कमेंट सेक्शन में हमें बताते चलिए कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो मैं बता रहा था कि भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा पर आते हैं और 9 राज्य तट सीमा पर आ जाते हैं। तो आगे आगे बात करें तो भारत के पास कितने राज्य हैं? भारत के पास 28 राज्य हैं, है ना। इंडिया इज अ फेडरल यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। और अभी ये 9 केंद्र शासित प्रदेश से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो इसको नहीं भूलेंगे आप। तो भारत में 28 राज्य हैं, जिसमें से 16 राज्य यहाँ पे लिखा है फ्रंटियर स्टेट, जो कि थल सीमा पर आते हैं। और आपके तटीय राज्य जो हैं वो 9 हैं।
तो 16 और 9 25 हो जाते हैं। लेकिन इसमें गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे हैं जिन जो दोनों में आते हैं। जैसे कि गुजरात जो है आपका पाकिस्तान को भी छूता है और अरब सागर को भी छूता है, और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश को भी छूता है और बंगाल की खाड़ी को भी छूता है। तो इस तरह से 16 9 25 और दो कॉमन हुए तो 23 हो जाते हैं। बचे कितने राज्य? 5 राज्य। तो 5 ऐसे राज्य जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा या जल सीमा को नहीं छूते हैं, उनको भू आविष्ठित राज्य कहा जाता है। इंग्लिश में उसको लैंडलॉक स्टेट्स कहते हैं। ये लिखे हुए हैं लैंडलॉक स्टेट्स। हमारे भारत में 5 लैंडलॉक स्टेट्स हैं, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के अनुसार, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसके अलावा हम बात करें जनसंख्या के अनुसार, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, 19 करोड़ की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। और सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी 6 लाख जनसंख्या है। तो ये भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको राइट हैंड साइड दिख रहा होगा, हमारे यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे हैं, जिसमें अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दादर नागर हवेली और दमन दमन और दीव, ये आप पहले सुनते होंगे अलग अलग थे, लेकिन अभी इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और इनकी एक ही राजधानी है, दमन। तो ये मत भूलिएगा, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो तीसरी दादर नागर हवेली और दमन और दीव, उसकी राजधानी हो गई है दमन। इसके बाद बात करें दिल्ली, दिल्ली जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हम बात करें पुडुचेरी। पुडुचेरी के लिए आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि पुडुचेरी एक जगह पे नहीं है, पुडुचेरी 4 हैं। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो पुडुचेरी माहे भी कहलाती है, जो कि केरला के भाग पे आती है। यनम भी कहलाती है, जो आंध्र प्रदेश के पास आती है। पुडुचेरी पुडुचेरी ही है एक, जो तमिलनाडु में आती है, और एक कराईकल पुडुचेरी। तो ऐसे पुडुचेरी के 4 भाग हैं। तो ये नहीं भूलेंगे। जैसे कि हम दिल्ली में बात करते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही कुमार स्वामी जो हैं आपके पुडुचेरी के भी मुख्यमंत्री का प्रणाली है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कावरत्ती है। ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल के अनुसार और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद 7वां जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है लद्दाख। इसकी राजधानी लेह रहती है गर्मियों के दिनों में, और कारगिल हो जाती है ठंड के दिनों में। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है गर्मियों के दिनों में, और जम्मू हो जाती है सर्दियों के दिनों में। तो ये 7 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। इसके अलावा ये आपका पुडुचेरी के बारे में जो मैंने विशेष चीज़ बताई है, इसको भी आप देखेंगे। इसके बाद आगे हम बात करें तो हमारे यहाँ ये प्रश्न भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को छूता है। तो इसमें आने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है हमारे भारत में, और सबसे ज़्यादा सांसद भी यहीं से आते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, 19 करोड़ लगभग जनसंख्या है यहाँ पे। अगर हम बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील का क्षेत्रफल विश्व में 5वें स्थान पर है, जनसंख्या में भी 5वें स्थान पर है, जिसकी जनसंख्या 18.5 करोड़ है। लेकिन हम ब्राज़ील से अगर उत्तर प्रदेश को कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ है। तो ब्राज़ील से भी बड़ा है हमारा उत्तर प्रदेश। इस चीज़ से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों की सीमा को छूता है, जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार आता है। इसके अलावा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसको भी उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है। नोएडा, गाजियाबाद आपने सुना होगा, इन पे अभी कई बार टीवी में आप विवाद वगैरह सुनते रहते हैं, तो वो दिल्ली से ही लगी सीमा है। तो देखा जाए तो पॉलिटिकल यूनिट्स की बात करें तो वो 9 हैं, और राज्यों की बात करें तो 8 हैं। तो यूपी 8 राज्यों को छूता है और एक केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। तो कुल जो है राजनीतिक जो सीमा है इनकी 9 क्षेत्रों से लगती है, 8 राज्य और नई दिल्ली। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा राज्यों को छूने वाला राज्य है, जिस जिस राज्य की सीमा दूसरे राज्यों को छूती है, उसमें असम आता है। असम 7 राज्यों को छूता है। इसके बाद कर्नाटका आता है। कर्नाटका 6 राज्यों में आता है। कर्नाटका पे प्रश्न कई बार अभी आ रहे हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकल कर बन गया है, तो ये पहले 5 राज्यों को छूता था, अब ये 6 राज्यों को छूने लगा है। तो इस चीज़ को आप नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई कि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो 8 प्रदेशों को छूता है, और सबसे ज़्यादा प्रदेशों को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उसके बाद असम, असम के बाद कर्नाटका। इसके बाद लेक्चर में आगे बात करें तो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में आपने सुना होगा। 7 सिस्टर स्टेट्स, जिनको 7 बहनों वाला राज्य कहा जाता है,
उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है इनसे आपको राजधानियाँ पूछी जाती हैं और ये कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश लिखा है, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ मैप पे भी आपको दिख रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश सात बहनों के राज्यों में आ जाता है। सेवन सिस्टर स्टेट में असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है और नागालैंड आता है। तो ये कुल मिलाकर 7 राज्य हैं। इसमें से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या सिक्किम 7 बहनों वाले राज्यों में आता है? तो इस चीज़ का आप आंसर याद रखेंगे कि सिक्किम सेवन सिस्टर स्टेट्स नहीं है, 7 बहनों वाले राज्य में सिक्किम नहीं आता है। इसके बाद इनकी राजधानियों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, असम की राजधानी है दिसपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मिजोरम की राजधानी है आइजवाल, मिजोरम की आइजवाल, ये भूलेंगे नहीं, बहुत बार पूछा जा रहा है अभी। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो ये 7 राज्य हो गए। इसमें मैंने नोट डालकर लिखा है सिक्किम जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर स्टेट्स। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखें। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजॉल, मेघालय शिलोंग, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा। तो ये आप नहीं भूलेंगे, ये 7 बहनों वाले राज्य, इनसे प्रश्न जरूर आता है। इसके बाद बात करें तो आपने सुना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये अक्षांश रेखा पृथ्वी पर इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, उससे 23.5 डिग्री ऊपर पाई जाती है, जो कि अलग अलग देशों से निकलती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो केंद्र शासित आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आप कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम जो है आप देख पा रहे होंगे, इस मैप पे आपको मिल रहा होगा। ये कर्क रेखा गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये कुल मिलाकर आपके 8 राज्य होते हैं जो कि आपके कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत से। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो आप ये याद रखेंगे इन इन राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि भाई कर्क रेखा जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा जो निकलने वाली है वो मध्य प्रदेश से ही है। तो ये मध्य प्रदेश के डेटा से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि भाई कर्क रेखा की सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य से को काटती हुई निकलती है, तो वो मध्य प्रदेश को निकलती है, और सबसे कम काटने वाली जो है वो मिज़ोरम को करती है। तो मध्य प्रदेश और मिज़ोरम ये आप नहीं भूलेंगे, मिज़ोरम में सबसे कम, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो होप, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद बात करें तो हम भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, जिसको आईएसटी लाइन भी कहा जाता है, जो कि इस मैप पे अगर हम देखा जाए तो ये इस तरह से होकर गुजरती है। ये आईएसटी लाइन, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय जो स्टैंडर्ड समय जो प्रणाली है, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन से या प्राइम मेरिडियन से, जो लंदन में समय होता है, उससे 5.5 घंटे भारत आगे है। तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री ईस्ट हमारा जो है भारत का एक वास्तविक समय जो है उससे माना जाता है। तो ये 82.5 डिग्री के बारे में भी पूछा जाता है कि ये किस विशेष जगह से होकर गुजरता है। तो यहाँ नोट में डला हुआ है, ये नैनी प्रयागराज से होकर गुजरता है। और इसके अलावा एक प्रश्न और आता है कि भाई 82.5 डिग्री जो हमारा भारतीय जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी लाइन, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आप नहीं भूलेंगे, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो ये मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। तो ये आप यहाँ से भी आप चीज़ें याद रखेंगे। तो भारतीय जो है, अभी हमारे भारत में एक ही जो है समय मानक रेखा है, तो ये भारतीय समय मानक रेखा है। आज़ादी से पहले हमारे यहाँ 2 समय मानक रेखा हुआ करती थी, जिनको आपका चाय बागान टाइम जोन भी कहा जाता था, या चाय बागान समय मानक रेखा। लेकिन आज़ादी के बाद जो है हमारे भारत में एक ही जो है समय मानक रेखा रही है, जो कि 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि भारत के कितने समय हैं, तो एक ही समय है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे बड़े बड़े देश जैसे रशिया है
यूएसए है, यहाँ पे एक समय नहीं होता। यहाँ पर आप एक समय मानक से दूसरे समय मानक में पहुँचेंगे तो आपको घड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं। लेकिन भारत में आप किसी भी जगह चले जाएँ, चाहे जम्मू कश्मीर में चले जाएँ, चाहे राजस्थान में चले जाएँ, चाहे कन्याकुमारी चले जाएँ, तो यहाँ पर आपको समय एक ही रहता है। हो सकता है सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग अलग हो। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि पूर्वांचल जो है इधर असम, अरुणाचल प्रदेश आप कभी जाएंगे तो यहाँ पर सुबह काफ़ी जल्दी हो जाती है, लगभग 4 बजे। जैसे अगर यहाँ पे सुबह सूर्योदय हो रहा है तो उसके 2 घंटे बाद गुजरात में होता है। तो ये पृथ्वी के जो घूमने की स्थिति है उसके अनुसार होता है। लेकिन भारत में समय एक ही तरह से चलता है क्योंकि हमने एक ही समय मानक रेखा लेकर रखी हुई है जो कि 82.5 डिग्री से निकलती है। दूसरे देशों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप भारत के लिए याद रखेंगे एक ही समय मानक रेखा है जो नैनी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज कर दिया गया है, तो वो वहाँ से होकर गुजरती है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये चीज़ आपको समय मानक पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से बताई है। ये दोनों ही पॉइंट्स आप नहीं भूलेंगे। तो होप यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो तर्क रेखा और भारतीय समय मानक रेखा, इनसे प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे। तो होप, मुझे लगता है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब मैं अगले वीक आपको नया इसका पार्ट लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ।